नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की तीसरी क्लास। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरी क्लास जिसमें हम थर्ड क्लास आज होने वाली है, जिसमें उसके आगे के प्रश्नोत्तर पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। कोई भी सपना आपने यदि देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप में वह सामर्थ्य है, आप वह कर सकते हैं। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास होना अति आवश्यक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा माना जाता है? अमेरिका की हार, सोवियत संघ का विघटन, नाटो का विस्तार या गुटनिरपेक्ष आंदोलन? इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो शीत युद्ध के अंत का कारण माना जाता है? बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है। शीत युद्ध के अंत का कारण इनमें से क्या माना जाता है? क्या हो गया, क्या होगा आंसर आपका? शीत युद्ध का अंत जो है, समाप्ति का जो कारण माना जाता है सोवियत संघ का विघटन। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, दो ध्रुवीयता से एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन शक्तिशाली शक्ति बचती है? अमेरिका शक्तिशाली एक देश के रूप में बचता है। द्विध्रुवीय व्यवस्था में कितनी महाशक्तियां होती हैं? द्विध्रुवीय व्यवस्था है जो, द्विध्रुवीय व्यवस्था में कितनी महाशक्तियां होती हैं? तो द्विध्रुवीय व्यवस्था में कितनी? एक, दो, तीन या अनेक? कितनी? इसके बारे में हम बता चुके हैं, इसकी पहली क्लास में क्वेश्चन आए हैं इससे संबंधित। तो कितनी? दो शक्तियां होती हैं द्विध्रुवीय में, दो शक्तियां होती हैं। जो कि हम बात करें द्विध्रुवीय विश्व के बारे में तो कौन सी दो शक्तियां थी? अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट, सोवियत संघ में शासन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित थी? जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ की शासन व्यवस्था किस विचारधारा, जो शासन व्यवस्था थी वह किस विचारधारा पर आधारित थी? पूंजीवाद, लोकतंत्र, समाजवाद या साम्राज्यवाद? तो जो सोवियत संघ है इसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? बताएं जल्दी। आगे आंसर क्या आएगा? सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, समाजवाद। जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ की शासन व्यवस्था समाजवाद विचारधारा पर आधारित थी। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ को क्या कहा गया? जो शीत युद्ध चला, शीत युद्ध के दौरान जो हथियारों की होड़ बनी रही उस होड़ को क्या कहा गया? सशस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व? बताएं इसका आंसर, क्या आंसर होने वाला है? क्या कहा गया इस चीज को? क्या होगा आंसर? सही आंसर, शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़, हथियारों की होड़ यानी कि शस्त्र, यानी कि सशस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण तो वो कहलाता है जिसमें हथियारों का प्रयोग ना किया जाए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? आई थिंक इसको इसके पहले की क्लास में भी डिस्कशन हो चुका है। ये कहाँ हुआ है? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ है? बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध को बढ़ावा देना, सैन्य गठबंधन बनाना, उपनिवेशवाद का विरोध करना या एक महाशक्ति का समर्थन करना? इनमें से कौन सा इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? फटाफट आंसर बताएं। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आ गया, उपनिवेशवाद का विरोध। क्या होने वाला है इसका आंसर? उपनिवेशवाद का विरोध। कि जो उपनिवेशवाद है इसका विरोध करना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। शीत युद्ध के समय तीसरी दुनिया के देश किस समस्या से जूझ रहे थे? जो शीत युद्ध का समय तीसरी दुनिया थी, तीसरी दुनिया
के जो देश थे वह किस समस्या से जूझ रहे थे? औद्योगिकरण, विकास की कमी, जनसंख्या नियंत्रण या तकनीकी श्रेष्ठता। तो किस चीज से यहाँ के देश जो है वह जूझ रहे थे? फटाफट आंसर बताएं। जो तीसरी दुनिया है, तीसरी दुनिया के देश किस समस्या से जूझ रहे थे? क्या होने वाला है इसका आंसर? विकास की कमी। जो तीसरी दुनिया के देश थे वहां विकास की कमी थी, इस समस्या से वह वहां के देश जो है वह जूझ रहे थे। शीत युद्ध के समय एशिया अफ्रीका के देश किस रूप में उभरे? एशिया अफ्रीका के देश किस रूप में उभरे? महाशक्ति, विकसित राष्ट्र, नव स्वतंत्र राष्ट्र या सैनिक शक्ति। तो किस रूप में यहाँ के देश जो है वह उभरे हुए थे? क्या यहाँ का क्या इसका आंसर होने वाला है? आंसर आ गया। क्या होगा? नौ स्वतंत्र राष्ट्र। सही आंसर क्या होगा इसका? नौ स्वतंत्र राष्ट्र। जो शीत युद्ध के बाद एशिया व अफ्रीका के जो देश थे वह कैसे नौ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे हुए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? क्या आंसर होने वाला है इसका? फटाफट आंसर बताएं कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ इसके बाद जो कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? क्या आंसर होगा इसका? आ गया आंसर। पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस या जापान? इसका आंसर रहेगा यूक्रेन। इसके बाद यूक्रेन स्वतंत्र देश हुआ। बात करें यदि हम सोवियत संघ के विघटन के बाद बने स्वतंत्र गणराज्य, सोवियत संघ में कितने? 15 गणराज्य थे। इससे 15 स्वतंत्र गणराज्य या 15 स्वतंत्र देश यहाँ से हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह सोवियत संघ रूस का कानूनी उत्तराधिकारी, जो रूस है, रूस जो बनता है वह सोवियत संघ का कानूनी उत्तराधिकारी बना। पूछ लिया जाता है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बना? रूस बना। यदि हम बात करें इसमें 15 कौन से राष्ट्र थे? यूक्रेन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, एस्टोनिया जो बाल्टिक देश का है, और लिथुआनिया जो भी बाल्टिक देश का है, बेलारूस, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, लातविया जो बाल्टिक देश का है, और मोल्दोवा। ये सब किसके? 15 गणराज्य थे जो सोवियत संघ में सम्मिलित थे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ये 15 देश स्वतंत्र हुए। अगला, इन देशों का उदय जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 देश हैं, 15 देशों का उदय कब हुआ? 26 दिसंबर 1991। साथ ही पूछ लिया जाता है सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 में। कुछ सोवियत संघ के औपचारिक विघटन के साथ ही हुआ, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इनका 15 नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जिससे शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद ही क्या हो जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अमेरिका की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित रही? बताएं। जो अमेरिका की विदेश नीति है वह कैसे? गुटनिरपेक्षता, साम्यवाद, पूंजीवाद या समाजवाद? बताएं। क्या इसका आंसर होने वाला है? जो अमेरिका है, अमेरिका की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? कैसी रहेगी? क्या रहेगा इसका? फटाफट आंसर बताएं। क्या आंसर होने वाला है? तो कैसी रही इसकी जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर आधारित थी? पूंजीवाद। पूंजीवाद पर आधारित थी अमेरिका की नीति या अमेरिका की विदेश नीति। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रत्येक सदस्य देश कितने मत रखता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रत्येक सदस्य यानी कि हर एक सदस्य कितने मत रखता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का? संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रत्येक सदस्य कितने मत रखेगा? हर एक सदस्य कितने मत रखेगा? 2, 3, 1 या 4? तो हर एक व्यक्ति अपने अपना एक एक मत रखता है।
संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य और कुल सदस्य, ये सब हम इसमें इसके पहले वाली वीडियो में, पहले वाली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको मैं पहले वाली क्लास में करवा चुका हूं। और जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे तो वहां डालोगे क्वेश्चन नंबर 112 का जो भी ऑप्शन रहेगा उसका आंसर लिखेंगे। वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? यदि हम बात करें वीटो शक्ति, इन ऑप्शन के हिसाब से सभी देशों को, महासभा को, स्थायी सदस्यों को व महासचिव को। यदि हम बात करें वीटो शक्ति भारत की यदि बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ यदि बात करें तो इन ऑप्शन में से कहाँ किसके पास होने वाली है, किसको वीटो शक्ति, वीटो पावर प्राप्त होता है? तो किसे प्राप्त होता है? स्थायी सदस्यों को। जो स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसको क्या होता है? जैसे इधर ही पिछले वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रक्षा का स्थायी और अस्थायी सदस्य, तो इनमें से स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होता है। इस वीटो पावर से संबंधित और भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे वीटो शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती हैं। जो किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। वीटो शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर लागू होती है। आगे यदि बात करें हम, वीटो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वीटो? जैसे बात करें, पहला वीटो पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोला जाता है इसको? पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो। इसके अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं, जिससे वह कानून नहीं। जैसे कोई कानून बनने के लिए कोई विधेयक तैयार किया जाता है, कानून से पहले विधेयक होता है। अब विधेयक राष्ट्रपति यदि पूर्ण तरीका से अस्वीकार कर दे, उसके पास शक्ति है, ये उसके पास शक्ति है कि वह पूर्ण तरीका से अस्वीकार कर दे, जिससे कोई कानून नहीं बनेगा। तो उसको कौन सा वीटो बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट वीटो यानी कि पूर्ण वीटो। दूसरा को क्या होता है? निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजते हैं। यानी कि राष्ट्रपति है, जो विधेयक तैयार किया जाता है संसद द्वारा, उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए पुनः संसद को वापस भेजते हैं। यदि संसद इसे दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। फिर यदि संसद द्वारा दोबारा से इस पर क्या कर दिया जाए कि संसद के पास भेज दिया और संसद ने फिर उसको दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को फिर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? निलंबनकारी वीटो। तीसरा वीटो होता है, उसको क्या बोला जाता है? पॉकेट वीटो। क्या बोला जाता है इसको? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति ना तो विधेयक को मंजूर करते हैं और ना ही अस्वीकार करते हैं। ये बड़ा ही असमंजस वाला हो जाता है कि राष्ट्रपति ना तो बोलेगा कभी, या बोलेंगे कि हमने अस्वीकार किया है, ना ही बोलेंगे कि हमने स्वीकार किया है। असमंजस हो जाती है। और ना ही वापस भेजते हैं। लो, अब तो वापस भी नहीं भेजा, बल्कि उसे कहा अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। अब ना तो वापस भेजा, ना मना किया, ना हाँ किया, ये लंबे समय के लिए क्या कर देते हैं? इसको लंबित रख लेते हैं। इसको बोला जाता है पॉकेट वीटो। तो वीटो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण वीटो, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। अनुच्छेद 111 के तहत संसद में होते हैं ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन, शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? युद्ध करना, मध्यस्थता करना, हथियार बेचना, सरकार गिराना। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है? शांति स्थापना में, शांति स्थापित करने में जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र अपनी क्या भूमिका निभाता है? इसका क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? क्या होने वाला है? मध्यस्थता करना। शांति स्थापना करने के लिए मध्यस्थता का काम करता है। भैया बैठ के बातचीत करेगा, मित्रता या बातचीत से कोई भी समस्याओं को सॉल्व करना, इस प्रकार से यानी मध्यस्थता का काम करेगा। मानव सुरक्षा की अवधारणा किस पर केंद्रित है? मानव सुरक्षा की अवधारणा है जो,
वह किस पर केंद्रित है? राज्य पर, सेना पर, व्यक्ति पर या सीमा पर? तो मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है वह किस पर केंद्रित होगी, किस को केंद्र बनाया हुआ है? किसको बनाया हुआ है? तो मानव सुरक्षा यानी कि व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति को केंद्र बनाया हुआ है, व्यक्ति केंद्रित है। आतंकवाद को किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती माना जाता है? ये क्वेश्चन भी हम अब बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं, पारंपरिक गैर पारंपरिक क्या चीजें होती है। इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, क्वेश्चन नंबर डालकर कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर आप सभी देंगे। हर एक विद्यार्थी का कमेंट चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। इसके पहले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार की समस्या है? पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार की समस्या है? केवल राष्ट्रीय, केवल स्थानीय, वैश्विक या व्यक्तिगत? इस चीज के बारे में भी हम बता चुके हैं, याद करो। क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका आंसर होने वाला है फटाफट, पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। ये किसी एक चीज को नहीं करने वाला, प्रभावित पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला है। वैश्वीकरण के कारण किसका प्रभाव बढ़ा है? वैश्वीकरण से किसका प्रभाव बढ़ा है? स्थानीय बाजार का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, ग्राम पंचायत का या राज्य स्तर का? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के बारे में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, अब आप हमें इसका आंसर दें। वैश्वीकरण के कारण किसका प्रभाव बढ़ा हुआ है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत वाला नहीं है क्वेश्चन, बताएं। वैश्वीकरण से कौन सा बाजार, किसका प्रभाव बढ़ा है? किस बाजार का? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रभाव बढ़ा है। वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ है? ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। वैश्वीकरण से किसको लाभ हुआ है, उनका उद्देश्य क्या होता है, कौन सी कंपनियां होती हैं जिनका क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है, ये हमने पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका क्या होगा? छोटे किसान, श्रमिक वर्ग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कुटीर उद्योग। क्या आंसर होने वाला है इसका? वैश्वीकरण सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के विरोध का प्रमुख कारण क्या है? हाँ, वैश्वीकरण का जो विरोध हुआ है इसका प्रमुख कारण क्या है? तकनीक का विकास, सांस्कृतिक समानता, आर्थिक असमानता, शिक्षा का प्रसार। इस क्वेश्चन को भी हम पहले बता चुके हैं, एक क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके आंसर देंगे। क्या आंसर होने वाला है इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन डालकर। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है? क्षेत्र विस्तार या युद्ध या राष्ट्रीय हित या साम्राज्यवाद? क्या इसका आंसर होने वाला? भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य क्या है? फटाफट आंसर करो। क्या उद्देश्य है इसका? भारत की विदेश नीति का, जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे, क्या उद्देश्य था इनका? तो इनका था राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित को इन्होंने सर्वोपरि माना, इन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना, राष्ट्रीय हित इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला, पंचशील सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? पंचशील सिद्धांत जो कि चीन के साथ हुआ था, इस सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत या कौन सी बात शामिल नहीं है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आक्रमण न करना, सैन्य गठबंधन व समानता। तो इसमें से सबसे प्रमुख जो है, सबसे प्रमुख क्या है? फटाफट आंसर बताएं, सबसे प्रमुख इसमें क्या होने वाला है? इसमें सबसे ज्यादा क्या होने वाला है? क्या होगा इसका? ये तो शांतिपूर्ण सहस्त्र, आक्रमण न करना, समानता ये तो थे, लेकिन सैन्य गठबंधन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। सैन्य गठबंधन जैसी चीज इसमें कुछ भी शामिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि सैन्य गठबंधन यानी कि सेनाओं की गठबंधन करना, सेना बनाना, वो
एक प्रकार से बोले हथियार एकत्रित करना, ऐसी कुछ चीज इसमें शामिल नहीं थी। ये सब ना हो, सैन्य गठबंधन ना हो, गुट ना बने, इसी के चलते तो पंचशील सिद्धांत अपनाया गया था। और तो शांतिपूर्ण सहिष्णुता करना कि हम शांतिपूर्ण एक मिलजुल कर रहेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे किसी पर, समानता जैसा समानता बनाए रखेंगे, इन सब चीजों के चलते ये पंचशील सिद्धांत किया गया था। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, सैन्य गठबंधन। सैन्य गठबंधन इसमें, सैन्य गठबंधन जैसी कोई इसमें शामिल बात शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति किस पर आधारित है? जो भारत है, भारत की परमाणु किस पर आधारित है? आक्रमण करने पर, प्रतिरोध, विस्तार या उपनिवेश? इसके बारे में हम बता चुके हैं। भारत की परमाणु नीति के बारे में किस प्रकार की नीति है इसकी, नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले से इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज, परमाणु परीक्षण कब हुए, कब पहला परमाणु परीक्षण हुआ, कब दूसरा हुआ, तो हमें सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। ये सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसको हम पहले वीडियोज में बता चुके हैं, पहला भी बता चुके हैं, दूसरा भी बता चुके हैं, हर एक चीज को बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, प्रतिरोध, कि भारत की परमाणु नीति किस पर आधारित है, प्रतिरोध पर आधारित है। आगे यदि हम बात करें, स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बड़ी चुनौती क्या थी? स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी पहली चुनौती क्या थी? विदेश नीति, राष्ट्र निर्माण, परमाणु शक्ति या वैश्वीकरण? तो इसका सही आंसर क्या है, राष्ट्र निर्माण। क्या आंसर है इसका, राष्ट्र निर्माण। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की। रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? रियासतों के एकीकरण में जब हम स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, तो क्या हुआ, जो भारत की रियासतें थी, लगभग 565 रियासतें थी, उन 565 रियासतों, रजवाड़े जो थे, उन्होंने किसी ने घोषणा कर दी, भैया हम तो स्वतंत्र रहेंगे, भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, तमाम प्रकार से अलग राष्ट्र बनेगा, अलग देश बनेगा हमारा। तो इन सबके एकीकरण में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है, वह किसने निभाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो इन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी रणनीति से सबको एकत्रित किया, सबको राजी रजामंद कर लिया कि भैया ठीक है, भारत संघ में शामिल हो, कुछ एक को छोड़कर बाकी बाकी रियासतें जो उस समय हम माने कि शामिल नहीं होना चाह रहे थे, वो भी बाद में किसी ना किसी तरीके से भारतीय संघ में शामिल हो जाती। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य क्या था? भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? विभाजन, प्रशासनिक सुविधा, युद्ध या आर्थिक नियंत्रण? इस क्वेश्चन को भी, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम पहले वाली क्लास में समझा चुके हैं, बता चुके हैं। आप इसका हमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आंसर होगा इसका, किस राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था भाषा के आधार पर, उसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुविधा, क्या है, प्रशासनिक सुविधा में क्या हो, अच्छी हो जाए हमारी प्रशासनिक सुविधा। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के संबंध किस पर आधारित होते हैं? समझौते पर, शक्तियों का विभाजन, संघर्ष या नियंत्रण? जो भारतीय संघ है, भारतीय संविधान है, इसमें संघ और राज्यों के बारे में भी हम बता चुके हैं कि संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार का चीज होती है, क्या उनके बीच बंटवारा होता है, क्या समझौता होता है, क्या चीजें, इस चीज के बारे में भी हम बता चुके हैं आपको। क्या होता है संघ और राज्य, संघ और राज्य के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, दोनों को शक्तियां बांट दी जाती हैं, किसके पास क्या करने की शक्ति, कितनी पावर, कैसी क्या चीजें होती हैं, शक्तियों का विभाजन। बात करें अगले क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व के समय सत्ता किसके पास थी? एक दलीय प्रभुत्व के समय सत्ता किसके पास थी? विपक्ष, सेना, कांग्रेस, राष्ट्रपति? बहुत अच्छे से बता चुके हैं। एक दलीय प्रभुत्व, एक दल का प्रभुत्व रहा, क्यों रहा, कब से कब तक रहा, फिर उसका विघटन कब हुआ, क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार कब शुरुआत हुई, गठबंधन होना, ये सब चीजें बता चुके हैं पहली क्लासेस में। इसका आंसर क्या होने वाला है, एक दलीय प्रभुत्व किसका, कौन सा एक दल था, वह कांग्रेस, तो कांग्रेस का ही उस समय प्रभुत्व था। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? विपक्ष है जो, विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? सरकार गिराने के लिए, आलोचना और नियंत्रण के लिए, युद्ध के लिए, व शासन चलाने के लिए? जो विपक्ष है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आया था कि विपक्ष का काम क्या है, या किस इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था, तो उसमें हमने आंसर बताया था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, क्या होगा इसका आंसर, आलोचना और
नियंत्रण के लिए। आलोचना करना, नियंत्रण करना कि जो पक्ष है यानी कि जो सरकार है वो कुछ गलत कार्य ना करे, तो उसको नियंत्रण भी करना। 1967 के बाद राजनीति में क्या परिवर्तन आए? 1967 के बाद बता चुका हूं मैं, 1967 के बाद भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन आए हुए थे। तो क्या परिवर्तन आए थे? क्या एक दलीय शासन चला, क्या तानाशाही या बहुदलीय प्रतिस्पर्धा या राजशाही? क्या परिवर्तन आया था 1967? 1967 तक कांग्रेस का प्रभाव अच्छा खासा था, उसके बाद उसके प्रभाव में कमी आई थी। तो राजनीति में किस प्रकार से बदलाव हुआ था? तो राजनीति में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विपक्ष यहाँ पर मजबूत हो चुका था। कब? 1967 के बाद। अगला क्वेश्चन बताएं, गठबंधन सरकार बनने का मुख्य कारण क्या रहा? बताएं, फटाफट आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? गठबंधन सरकार बनाने का मुख्य कारण संविधान, बहुदलीय व्यवस्था, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? तो गठबंधन सरकार यानी कि अधिक दल आपस में संगठित होकर सरकार बनाए, तो क्या होगा इसका? बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा? बहुदलीय व्यवस्था। गठबंधन राजनीति में किसकी भूमिका बढ़ी? जो गठबंधन राजनीति में किसकी भूमिका बढ़ी? जब गठबंधन बनाए गए, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, सेना या नौकरशाही, किसकी भूमिका यहाँ पर बढ़ी? सबसे ज्यादा भूमिका किसकी बढ़ी? जब गठबंधन राजनीति प्रारंभ हुई तो क्षेत्रीय दलों की, जो छोटे छोटे दल थे उन छोटे छोटे दलों का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ा। छोटे छोटे दल जो है वह उभर कर सामने आए। छोटे छोटे दल को एक प्रकार से हम बोले भारतीय राजनीति में एक स्थान मिलने लगा, जिसके चलते वह भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। अगला, आपातकाल के समय किस अधिकार पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? एक क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, संपत्ति, शिक्षा, अभिव्यक्ति, धर्म, किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप सभी लोग हमें, सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो आपातकाल लगा था, आपातकाल कब व किसके समय, कब व किसके समय लगा हुआ था? सभी विद्यार्थी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपातकाल कब लगा व किसके समय लगा था। आपातकाल के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु क्या किया गया? आपातकाल जब खत्म हो गया उसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया गया था? संविधान संशोधन, चुनाव समाप्त, प्रेस पर रोक या दल प्रतिबंध? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। आपातकाल के बाद लोकतंत्र ऐसा बोला गया कि लोकतंत्र को कमजोर कर दिया गया, शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। तो इसको मजबूत करने के लिए क्या या कौन सा प्रयास यहाँ पर किया गया था, इस चीज को आपको बताना है। क्या प्रयास किया? संविधान संशोधन। क्या हुआ था? संविधान में संशोधन करके बहुत से बदलाव कर दिए गए थे, जिस प्रकार से कि आपातकाल की घोषणा ऐसे ही नहीं करवा सकते, लिखित में लेना पड़ेगा, हर एक चीज इस प्रकार से यहाँ पर और भी बदलाव किए गए थे। 1977 में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी थी? 77 में जो, यानी कि 1977 में जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद हम बात करें कि आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए वहाँ कांग्रेस की तो हार ही होती है, गठबंधन सरकार बनती है। तो गठबंधन सरकार कौन सी बनती है? यहाँ पर आपको बताना है कि गठबंधन सरकार कौन सी बनती है। समाजवादी, जनता पार्टी, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी का यहाँ, कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाती है? क्या आंसर होगा इसका? जनता पार्टी। जनता पार्टी द्वारा अभी अपनी सरकार बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय दलों के उभार का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों के उभार का मुख्य कारण क्या है? विदेशी नीति, क्षेत्रीय समस्याएं, सेना, उद्योग? क्या आपका क्या आंसर होने वाला है इसका? क्षेत्रीय दलों के उभार का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये बताया हुआ है मैंने कि क्षेत्रीय दल किसकी समस्याएं होंगी? क्षेत्र की समस्याएं होंगी। तो इन क्षेत्र की समस्याओं के चलते क्या होगा? क्षेत्रीय समस्याएं। क्षेत्रीय समस्याओं के कारण इन दलों का क्या हुआ था? उभार हुआ था। फटाफट ये क्वेश्चन हम खत्म कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन की ये भी सीरीज रहेगी, जल्दी से इन क्वेश्चंस को हम
खत्म कर लेते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका। 36 हो गया ना। हाँ। पहचान की राजनीति से क्या आशय है। पहचान की राजनीति से क्या आशय है। इसका आंसर क्या होने वाला है। पहचान की राजनीति वाला मेरे ख्याल से बता चुका हूं मैं पहले। क्या होगा इसका। सामाजिक पहचान पर राजनीति। पहचान की राजनीति यानी सामाजिक पहचान पर राजनीति। जाति आधारित राजनीति का प्रभाव किस पर पड़ता है। जाति आधारित राजनीति का प्रभाव किस पर पड़ता है। केवल विदेश नीति पर, केवल सेना पर, चुनावी राजनीति पर या वैश्विक संगठन पर। जाति आधारित, जाति आधारित राजनीति का प्रभाव किस पर पड़ता है। बताएं फटाफट आंसर। क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा चुनावी राजनीति। जाति आधारित यानी चुनावी राजनीति। अगला 1991 के आर्थिक आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था। समाजवाद बढ़ाना, आर्थिक संकट से उबरना, युद्ध योजना आयोग समाप्त करना। क्या इसका था। 1991 के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य था आर्थिक संकट से उबरना। जो आर्थिक संकट चल रहे हैं इससे उबरना। नई आर्थिक नीति का कौन सा स्तंभ नहीं है। नई आर्थिक नीति का स्तंभ कौन सा नहीं है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या राष्ट्रीयकरण। इनमें से कौन सा इसका स्तंभ नहीं है। बताएं फटाफट आंसर। क्या होने वाला है इसका आंसर। नई आर्थिक नीति का स्तंभ कौन सा नहीं है तो क्या होगा आपका आंसर। राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण इसका स्तंभ नहीं। क्वेश्चन की जगह फिर कुछ मोटिवेशन। पढ़ाई में कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन कठिनाई देखकर रुक जाना कमजोरी है। जो आगे बढ़ता है वही सफल होता है। देखो आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में कठिनाई तो आना स्वाभाविक है। कठिनाई आएगी, आपको कुछ पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, कुछ समस्याएं आएंगी। आप गए हो पढ़ाई करने के लिए, कुछ प्रकार से किसी प्रकार से कोई ना कोई बाधा अड़चन रुकावट आ जाती है। लेकिन कठिनाई देखकर आप रुक गए तो आप फिर रुक ही जाओगे, आप कमजोर कहलाएंगे यदि आप रुक गए। लेकिन आप एक प्रबल मजबूत बने रहे, अड़िग बने रहे, तो कुछ जो भी बाधाएं आएंगी आप उनको पार करते जाएंगे और उनको रौंदते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बने रहें। उसको बोला जाएगा कि आप क्या है, मजबूत है। जो आगे बढ़ता है वही सफल होता है। जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो जाके सफल होगे। यदि आप इधर ही रुक जाओगे तो फिर काहे के लिए सफल होना है। आप उन कठिनाइयों को, उन बाधाओं को, उन समस्याओं को रौंदते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो आप सफल जरूर। उदारीकरण से किसे लाभ मिला है। केवल सरकार को, निजी क्षेत्र को, पंचायत को या न्यायपालिका को। उदारीकरण से सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो लाभ किसे मिला हुआ है। उदारीकरण से सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला हुआ है। फटाफट आंसर बताएं। बता चुका हूं इसका उदारीकरण भी। उदारीकरण सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला हुआ है, निजी क्षेत्र को। नेक्स्ट, निजीकरण से क्या कम हुआ है। निजीकरण से क्या कम हुआ है। निजीकरण वाला भी बता चुका हूँ। निजी निवेश तो ये तो बड़ा ही है, सबसे ज्यादा सरकारी नियंत्रण, तकनीक या प्रतिस्पर्धा। निजीकरण से क्या बड़ा हुआ है, क्या कमा हुआ है। कम क्या हुआ है, सरकारी नियंत्रण कम हुआ है। जब सरकारी नियंत्रण कम होगा, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण कम होगा, तभी जाकर निजी निवेश बढ़ेगा। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक स्तर पर अलगाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति का अंत, केवल स्थानीय संस्कृति। वैश्वीकरण वाला, जब इससे पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन था उसमें मैं बता चुका हूँ वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण से क्या चीज़ें हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती हैं। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था वेस्टर्न कल्चर का, पश्चिमी देशों का, ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल हमने दिया था।
तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। हम संस्कृति का आदान प्रदान कर रहे हैं, पहनावे का आदान प्रदान कर रहे हैं, रहन सहन का, खान पान का, ये सब वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, सेना, जनता की भागीदारी, विदेशी सहायता या नौकरशाही। तो लोकतंत्र की सफलता की, लोकतंत्र किसी राष्ट्र का लोकतंत्र सफल है या नहीं है या किस बात पर निर्भर करता है, तो क्या होगा, जनता की भागीदारी की, जनता की भागीदारी उसमें कितनी कैसी है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो चुनाव होते हैं, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार गिराना, सत्ता परिवर्तन, जनता को अधिकार देना या कानून बनाना। फटाफट आंसर बताएं, इसका क्या आंसर होने वाला है, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन ही चुनाव का मुख्य उद्देश्य होता है। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है, संसद सर्वोच्च, सरकार सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च या न्यायपालिका सर्वोच्च। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या होगा कि संविधान सर्वोच्च। संघीय व्यवस्था का लाभ क्या है, संघीय व्यवस्था का लाभ क्या है, केंद्रीयकरण, विविधता का सम्मान, तानाशाही या नियंत्रण। फटाफट आंसर दें, क्या आंसर होने वाला है इसका। क्या होगा इसका आंसर, विविधता का सम्मान। क्या करना, विविधता का सम्मान। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है, जो मीडिया होती है ना, न्यूज, उसका काम क्या है, सरकार चलाना, जनमत बनाना, कानून बनाना या चुनाव कराना। क्या काम होता है मीडिया का, तो मीडिया का काम क्या होता है, जनमत बनाना। मीडिया का प्रमुख इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य होता है। नागरिक समाज का संबंध किससे है, केवल सरकार से, केवल सेना से, गैर सरकारी संगठन से या राजनीतिक दल से। क्या आंसर होने वाला है इसका, फटाफट आंसर बताएं। नागरिक समाज का संबंध किससे होता है, किससे होता है इसका संबंध, तो क्या होगा आंसर, गैर सरकारी संगठन से। भारत में लोकतंत्र की निरंतरता का सबसे बड़ा कारण क्या है, लोकतंत्र की निरंतरता का सबसे बड़ा कारण क्या है, सेना, संविधान, विदेश नीति या वैश्वीकरण। इसका सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र की निरंतरता का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है, संविधान। संविधान ने ही लोकतंत्र को बनाए हुए है या बचाया हुआ है। यहाँ 50-50 क्वेश्चन की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आज 3rd क्लास ही थी। इसमें हम बात करें, पहले वाली में 50, दूसरी वाली में 50 और तीसरी वाली वीडियो में भी ये हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। हम पूरे 400 क्वेश्चन को ख़त्म करने वाले हैं, जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। साथ ही जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं कमेंट बॉक्स के लिए, वो आप उसमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में, किस चैप्टर में, किस बुक में आपको समस्या आ रही है, वो भी आप कमेंट करके बताएं। आपको उस टॉपिक पर ही वीडियो बना के दी जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। बात करें आप कोई वीडियो, पीडीएफ या कोई भी सूचना कहाँ पर उपलब्ध होती है, तो एम जी क्लासेस पृथ्वीपुर का यूट्यूब चैनल है, इसे आप जाकर ज्वाइन करें। एम जी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी आप ज्वाइन हो। एम जी क्लासेस ऑफिशियल क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करें। एम जी क्लासेस पृथ्वीपुर व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ भी आप जाके ज्वाइन करें। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एम जी क्लासेस पृथ्वीपुर के, जहाँ आप जाकर अभी के अभी ज्वाइन हो।
जिससे आपको कोई भी जानकारी हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी पीडीएफ हो, क्लास नोट्स हो, सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। ये अजय सर, ऋषभ सर और ये मैं राजीव। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।